हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजित कुमार। एसबी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम प्रकाश के परिवर्तन का तीसरा दिन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम 2 दिन पढ़ चुके हैं। अगर मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि जो भी हम पीछे पढ़े थे उसी से कनेक्ट ये टॉपिक है। देखिए, इसके पहले वाले दिन के बारे में हम क्या क्या चीज पढ़े थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उसके बारे में हम प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ चुके थे, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ चुके थे, किरण पुंज के बारे में पढ़ चुके थे और प्रकाश के हिसाब से पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे। तो उन्हीं से रिलेटेड थोड़ा बहुत इसमें भी है। तो आप पीछे वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, तभी ये पूरी तरह से टॉपिक समझ में आएगी। देखिए, आज का नया टॉपिक हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण का परिभाषा नामे में छिपा हुआ है। देखिए कैसे नाम से छिपा हुआ है। गोलीय का मतलब क्या होगा? गोला। कहीं ना कहीं गोला के बारे में बात किया जा रहा है। और दर्पण का मतलब क्या होता है? आइनक। दर्पण का मतलब क्या होता है? आइनक। आइनक का मतलब किस लेंस तो रहेगा, कहीं ना कहीं एक सतह की ओर पेंट किया जाता है, उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। देखिएगा, अब गोलीय दर्पण में क्या होगा? गोला जो है पूरी तरह से खोखला रहना चाहिए। कैसा गोला रहना चाहिए? पूरी तरह से खोखला। खोखला मतलब जैसे फुटबॉल क्या रहता है? बीच में हवा रहता है, तो पूरी तरह से खोखला है, तो वही खोखला जैसा ये भी रहेगा। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, कौन सा सतह? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। अब देखेंगे परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह देखेंगे क्या होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। देखिए, परावर्तक सतह ये जो ऊपरी वाले जो सतह दिखाई दे रही है ना, अगर मान के चलिए गोला रहेगा पूरी तरह से और इसमें प्रकाश भेजेंगे तो प्रकाश कहां से रिफ्लेक्शन होगा? ऊपरी वाला सतह से। मान के चलिए प्रकाश भेजेंगे ऊपर वाला सतह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऊपरी वाला सतह से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, तो यही हो जाएगा, यही परावर्तक सतह। क्या हो जाएगी? ये परावर्तक सतह। ठीक है, इसका परिभाषा फिर से बता दे रहा हूं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। तो उम्मीद करते हैं कि परावर्तक सतह आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण का प्रकार का बात अगर करेंगे तो किस तरह से इसका प्रकार होगा। अब मान के चलिए इस दर्पण को बीचों बीच काट देते हैं, तो काटेंगे तो किस तरह से आकृति का निर्माण होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले वाला ये जो आकृति है इधर हम बना दिए, इसके बाद ये बीच जो इधर वाला आकृति इधर बना दिया। देखिए, बीच वाला जो लाइन के काट देंगे तो एक लाइन भी बचेगा। तो गोलीय दर्पण 3 गो प्रकार हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तीनों का नामकरण कैसे करेंगे देखिएगा। अब क्या करेंगे, तो हमारा तो ये दर्पण के बारे में बातचीत हो रहा है, तो दर्पण में कहीं ना कहीं पेंट किया जाएगा। तो इसमें देखिए पेंट कर देते हैं, इधर पेंट कर देते हैं, अंदर की ओर पेंट कर देते हैं। पेंट, इसको हम कलाई बोलते हैं। ये जो पेंट की अभी, इसको साइंस के भाषा में कलाई की कहते हैं। इधर अंदर की ओर करेंगे तो इधर हम बाहर की ओर करेंगे, क्योंकि अंदर की ओर कर देंगे तो एक ही दर्पण का निर्माण होगा, तो हमारा कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो अब इसमें जो है कहीं पेंट कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक ही ओर कहीं ना कहीं पेंट करेंगे तो करेंगे। इसमें कहीं मन करेगा जिधर पेंट कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो सतह है, परावर्तक सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन होना चाहिए, उठा हुआ है, ठीक। इसमें धंसा हुआ, इसमें प्लेन है पूरी तरह से। अब देखिए, जिसका उठा हुआ है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, जिसका सतह उठा हुआ रहेगा उसको उत्तल दर्पण। देखिए, ऊ का मतलब होता है उठा हुआ। ऊ का मतलब क्या होता है? ऊ का मतलब क्या होता है? उठा हुआ, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, इसका जो है धंसा हुआ है, इसलिए अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। अव का मतलब होता है अव का मतलब होता है धंसा हुआ, ठीक। और हाई सतह देखते तो पूरी तरह से एकदम समतल है, बराबर है, तो इसलिए इसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, अवतल का मतलब क्या होता है? जिसका सतह जो है, तल माने हो जाए सतह, तल माने क्या होता है? सतह माने ना पानी का तल है, पानी के तल ऊपर है नीचे है कहते हैं, तो तल माने सतह होता है। तो जिसका सतह जो है, अ माने क्या होता है? धंसा हुआ। जिसका सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका तल माने क्या होता है? सतह। जिसका सतह अ माने धंसा हुआ, जिसका सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, अब इसमें क्या होगा? उ माने उठा हुआ, तल माने तल, सतह, ठीक है ना। जिसका सतह जो है उठा हुआ है उसकी क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका सतह उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समतल में जिसका सतह जो है, परावर्तक सतह बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह जो है समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश का परिवर्तन ऊपरी सतह से उसे उत्तल दर्पण, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन आंतरिक सतह से है उसे अवतल दर्पण कहेंगे। या फिर तीसरा परिभाषा क्या होगा? उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊपरी सतह पर बने उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। वैसा दर्पण जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंतरिक सतह
पर बने उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। देखिए परिभाषा रटना नहीं है, इसको हम आसानी से समझ लेंगे तो पूरी तरह से परिभाषा क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका सतह जो पूरी तरह से समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले इस टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। ध्रुव के बारे में बात करते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष के बारे में बात करते हैं। ये चीज क्या है? देखिए गोलीय दर्पण पूरी तरह से गोला है, गोला है तो कहीं ना कहीं केंद्र होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं केंद्र होगा तो केंद्र दे देते हैं। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, केंद्र क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। तो इस मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव वक्रता केंद्र बोलते हैं। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। अब देखिए इस दर्पण माने के दोनों जो परिधि है, इस परिधि के लाइन मिला देते हैं। तो अब देखिए क्या क्या होगा। मान के चले इस हाई वाला जो सतह बना हुआ था तो अंदर की ओर पेंट किए थे, तो इसमें भी थोड़ा कर देते हैं समझने के लिए। इसमें बाहर की ओर पेंट किए थे। अब देखिए अब इसमें है तो हमारे कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। हाई कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। देखिए इस दर्पण का भी कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होता है, इसमें भी कहीं ना कहीं मध्य बिंदु रहेगा। देखिए दर्पण का अगर मध्य बिंदु है तो उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोल बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? तो गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं? अगर मैथ में बात किया जाता है तो ध्रुव और ध्रुव नहीं, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वैसा ही देखिए इसमें यहाँ पर हमारा केंद्र हो गया, यहाँ पर परिधि हो गया। इन रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए यही ना त्रिज्या है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या यही ना है। पूरा का पूरा व्यास होता है मैथ में, तो मैथ में भी यही काम है और फिजिक्स में भी यही काम है। तो त्रिज्या है तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या है भाई, तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या है तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। तो बस नॉर्मल परिभाषा है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु और वक्रता दर्पण के मध्य बिंदु यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र का मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम ये प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक बार गोलीय दर्पण के ध्रुव हो गया, गोलीय दर्पण के केंद्र या फिर दर्पण के केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र और दर्पण के केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। या फिर ऐसे भी नॉर्मल परिभाषा बोल सकते हैं। देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं दर्पण की विशेषता के बारे में। दर्पण में कैसे कैसे विशेषता होती है, इसके क्या क्या गुण है। इसके पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण के। क्यों समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे? क्योंकि ये अभी दो टॉपिक है, दोनों को एक साथ लेकर जाएगा जिसके कारण क्रिटिकल हो जाएगा। हम लोग एक ही टॉपिक को पूरी तरह से अभी खंगालते हैं क्योंकि वो अकेला है, उसको आराम से पढ़कर निपटा देंगे, लेकिन ये दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब समतल दर्पण की विशेषता के बारे में। देखिए समतल दर्पण के दो हिसाब से विशेषता के बारे में बात करेंगे, एक सामान्य विशेषता के बारे में, एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। क्योंकि पूरी तरह से क्रिटिकल है, एकदम नॉर्मल है, तो दोनों विशेषता के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य के बारे में, उसके बाद क्रिटिकल जान जाएंगे। देखिए सामान्य विशेषता में क्या होगा? समतल दर्पण। देखिए ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण पूरी तरह से एकदम ऊपर जो सतह रहेगा उसका प्लेन होगा, यानी कि एकदम बराबर होगा, तल एकदम बराबर होगा, उसको समतल दर्पण कहेंगे। देखिए सम का मतलब क्या होता है? सम मतलब क्या होता है? बराबर, जोड़ा वाला नहीं है, तो सम बराबर है, जोड़ा जिसका तल जो है एकदम जोड़, सम का मतलब क्या? जोड़ा जोड़ा बराबर आता है, तो बराबर जिसका तल एकदम पूरी तरह से बराबर उसे समतल कहेंगे। तो इसका विशेषता क्या होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब जो है ऐनक ले सकते हैं, जैसे में ऐनक जो घर में हम यूज करते हैं फेशियल के रूप में या फिर देखने के रूप में यूज करते हैं, या फिर दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए सैलून में जाते हैं, वो भी दर्पण समतल ही होता है। देखिए समतल दर्पण का पहला विशेषता क्या होगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। माने जो भी ऐनक रहता है तो प्रतिबिंब का कहाँ बनता है? दर्पणों का अंदर में नहीं बनता है, दर्पणों का बाहर थोड़े बनेगा। मान के चलिए ये ऐनक हो गया, प्रतिबिंब यही बन जाएगा, थोड़े हमारा चेहरा यही बन जाएगा, थोड़े दर्पणों का भीतर बनता है। तो ये है समतल दर्पण का पहला माने विशेषता। दूसरा विशेषता क्या है? समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऐसे जो भी समतल दर्पण का आकार रहेगा, माने हमारा जो आकार रहेगा
या फिर जो भी साइज रहेगा वो तो एकदम सेम वैसा ही दिखाई देगा। ये नहीं कि समतल दर्पण में हम पतले हैं तो उसमें मोटा दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो अगला है इसका विशेषता, समतल दर्पण पार्श्विक रूप से उल्टा समतल मैंने प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। दर्पण में जो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, कैसे उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। लेचरल मैंने लेचरल, पार्श्विक मैंने लेचरल, उल्टा बनता है। देखिए अब उल्टा कैसे बनता है, तो देखिए इसका मतलब क्या था, पार्श्विक का मतलब क्या होता है, कभी कभी नहीं देखते आईना कोने में, ये जो फीलिंग्स जो है लड़का ही समझ पाएंगे। कभी कभी दाढ़ी उड़ी बनाना होता है, सेटिंग वुटिंग करना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सेटिंग वुटिंग करते हैं तो पता नहीं चलता है कि यहाँ पर खराब है, तो यहाँ कैंची लगाने की जगह पर यहाँ कैंची लगाने लगते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब होता है दाया वाला भाग बाया बनता है, बाया वाला भाग दाया बनता है। यही था सामान्य तौर पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए नॉर्मल रूप से अगर देखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा। देखिए यहाँ पर आकर मैंने सर ऊपर रहेगा तो सर ऊपर ही रहेगा, उल्टा नहीं बनता है, सर नीचे नहीं बनता, यानी कि समान रूप से सीधा बनता है लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, इमेजिंग, माने रियल में नहीं। अगर मान के चलिए प्रतिबिंब यहाँ पर आईना पूरी तरह से लगा दिया जाएगा बड़ा सा, और हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा क्या हम रियल में वहां पर हो गया, नहीं, इमेजिंग है, यानी कि वो एक काल्पनिक रूप से बना हुआ है। अगर कलर पकड़ कर निकालना चाहेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। तो वह एक प्रकार का समान माने आभासी रूप में है, काल्पनिक जिसे नहीं कल्पना करते, तो वह एक प्रतिबिंब जो है काल्पनिक रूप से बन जाता है। तो प्रतिबिंब उसमें काल्पनिक बनता है समतल दर्पण में। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। इसी पहले ही जान चुके हैं कि मान के दर्पण जो रहे, जहां माने दर्पण रहेगा, हम अगर प्रतिबिंब हमारा बनना है तो दर्पण के अंदर बनता है, अंदर बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे ये इसका मतलब क्या है, मान के चलिए दर्पण ये है और हम यहाँ इतना दूरी पर, यहाँ से यहाँ है, तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या, दर्पण में इतना दूरी पे बनेगा। इसमें भी एक वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर, यहाँ पर वस्तु दूरी भी लिख सकते हैं, दूरी, और यहाँ पर भी दूरी लिख सकते हैं, यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होगा। तो ये समतल दर्पण के समान विशेषता के बारे में उम्मीद करता हूँ कि यह समान विशेषता आप जान चुके होंगे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण विशेषता। देखिए महत्वपूर्ण विशेषता में क्या होगा, दर्पण जो है थीटा कोण से घूमेगा तो प्रतिबिंब जो 2 थीटा कोण के साथ घूमेगा। मतलब जो दर्पण रहेगा, अगर दर्पण जो थोड़ा सा थीटा कोण से, जो मैंने आया थी सैलून में, दर्पण जो थीटा कोण से थोड़ा सा झुका रहेगा तो प्रतिबिंब उसमें दोगुना झुका हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये रहेगा। और दूसरा है वी वेग से, अगर वी चाल से जाती है तो उस प्रतिबिंब जो 2 वी चाल से जाती है। मान के चलिए आईना के, हम आईना की ओर दौड़ के जाते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो उधर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हमारा प्रतिबिंब आती हुई नजर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्या होगा, यदि वस्तु x मीटर पर है तो प्रतिबिंब भी x मीटर पर होगी। मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, यही होगा जो टॉपिक है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी की बात की जाए। माने दर्पण से हम 10 मीटर की दूरी पे है तो प्रतिबिंब भी दर्पण में 10 मीटर की दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होगा। अब बात करते हैं शरीर के लंबाई के लिए दर्पण आधा की जरूरत पड़ेगी। मान के चलिए मेरा शरीर जितना हाइट का है, अगर हमारा शरीर का अगर देखना होगा दर्पण में पूरी तरह से, तो आधा दर्पण की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए 6 फीट का अगर कोई व्यक्ति है, उसके लिए दर्पण कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 फीट की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस विशेषता के बारे में जान चुके हैं, और इस तरह से हम इसके बारे में थोड़ा बहुत कल न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे, और इसके बाद नया टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी तरह से जानेंगे कि समतल दर्पण में न्यूमेरिकल किस हिसाब से बनेगा। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक यहीं पर, अगर आप मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।